टोक्यो रिवेंजर्स एक ऐसे एनिमे है जिसने अपने यूनिक प्लॉट के दम पे पब्लिक में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। इस एनिमे में आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिल, मिस्ट्री, सस्पेंस, टाइम ट्रेवल और ऐसी ग्रैंड स्केल वाली फाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें 100 बंदे एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसको देख के मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए। तो इससे पहले आपने इस एनिमे का नाम कभी न कभी या कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, या फिर इसके एक्शन सीन्स तो जरूर देखे होंगे। और अगर आप इस एनिमे को देखने का सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपकी मतलब की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरा इस एनिमे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बताऊंगा। उसके साथ लोग जितनी इस शो की तारीफ करते हैं, क्या ये शो उतना डिजर्विंग है और इज इट ओवररेटेड, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरा ये वीडियो देख के आपको इस एनिमे के बारे में जरा भी क्लियरेंस होती है, देन आई विल बी ग्रेटफुल। अब आए ना लाइन पे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शो इतना रियलिस्टिक क्यों लगता है? नहीं। क्योंकि इस शो के क्रिएटर केन वाकोई खुद अपने टाइम पे एक रियल गैंग के मेंबर रह चुके हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। नो वंडर कि इन्होंने गैंग्स के ऊपर इतना अच्छा शो कैसे बनाया। इस शो की स्टोरी सेट है टोक्यो शहर में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हनागाकी, जो कि एक ऑर्डिनरी बॉय है और अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए वो अलग अलग जगह पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता है। एक दिन ऐसे ही जब वो अपने घर पे टीवी देख रहा होता है, तब टीवी पे न्यूज आती है कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है हिनाटा, ये वाली नहीं और ये तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें उसकी और उसके भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसमें टोक्यो मंजे गैंग के कुछ मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे वो सीधा 12 साल पास्ट में ट्रैवल कर जाता है। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिगर आउट कर लेते हैं कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पास्ट में ट्रैवल कर सकता है, और उस एबिलिटी का यूज करके वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने का डिसीजन ले लेता है। उसके बाद वो फ्यूचर चेंज करने के लिए क्या क्या करता है, क्या फाइनली वो हिनाटा को बचा पाता है या नहीं, या फिर पास्ट में चेंजेस करने की वजह से कोई अलग ही फ्यूचर उसका वेट कर रहा होगा, इन सब के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज एक बार देखनी पड़ेगी। तो बहुत लोग इस एनिमे को इरेज्ड एनिमे की कॉपी बोलते हैं, और ऑनेस्टली बताओ तो वो काफी हद तक गलत भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही एनिमे का जो ओवरऑल स्टोरी का प्रीमाइस है वो काफी हद तक सिमिलर है। क्योंकि उस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पास्ट चेंज करता है, और इस एनिमे का हमारा जो ताकेमिची है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पास्ट चेंज करता है। इस एनिमे के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमे उस एनिमे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने दोनों एनिमे देखी हुई है, और इरेज तो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि मैंने जब एनिमे देखना स्टार्ट किया था तब डेथ नोट के बाद मैंने दूसरे एनिमे इरेज ही देखी थी, और तब मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए वो मेरे दिल में बस गई। अगर अभी भी आपको ये दोनों एनिमे सिमिलर लग रही है तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आपको इन दोनों एनिमे के बीच का डिफरेंस क्लियरिफाई हो जाएगा। अगर आपने इरेज्ड एनिमे देखी है तो आपको पता होगा कि उसका जो मेन कैरेक्टर है उसको पास्ट में एक पर्टिकुलर चीज ठीक करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में हम ताकेमिची को देखें तो उसको एक पर्टिकुलर चीज ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलता है, क्योंकि वो जब टाइम ट्रेवल करता है तो उसका सिर्फ माइंड ही 12 साल पास्ट में चला जाता है, उसकी बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहती है, और दोनों टाइमलाइन का टाइम सेम होने के कारण जब वो पास्ट में एक दिन बिताता है तो उसका प्रेजेंट का भी एक दिन बीत जाता है। और उसके साथ एक और चीज है कि वो एग्जैक्ट 12 साल पास्ट में जा सकता है। अगर आज 12 तारीख है तो वो 12 साल पहले 12 तारीख को ही पास्ट में जा सकता है, ना ही वो 11 तारीख को जा सकता है और ना ही वो 13 तारीख को जा सकता है। तो इसलिए अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज 12 तारीख को फिक्स करनी है तो वो उसको 12 तारीख को ही फिक्स करनी पड़ेगी। अगर एक दिन बीत गया तो वो वापस से उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। मतलब कि हर एक चीज ठीक करने के लिए उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और उसी एक मौके में उसको वो चीज ठीक करनी पड़ेगी। दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो सीरीज में हर एक चीज एक ही कोशिश में सही कर देता है, कई चीजों को सही करने में वो फेल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये सब सुन के आपको इन दोनों एनिमे के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए। इस शो का मेन कैरेक्टर इस शो का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट दोनों है। अगर वीकनेस की बात करूँ तो ये बंदा पूरे सीरीज में सिर्फ रोता ही रहता है, मतलब कि कुछ हुआ नहीं कि इसका रोना चालू, और मार तो इतने लोगों से खा चुका है कि मैं गिनती भी भूल गया। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो इस बंदे की विल पावर का जवाब नहीं है, मतलब कि उसे पता है कि सामने वाला बंदा उसको बीच में से फाड़ देगा, लेकिन फिर भी उससे जाके भिड़ता है सिर्फ अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई एडमायर अबाउट हिम। सीरीज में इसके 1-2 हीरोइक मोमेंट्स है जिनको देख के दिल से इज्जत बढ़ जाती है इसके लिए। थैंक्स। इस शो की स्टोरी बहुत सारे गैंग्स के अराउंड घूमती रहती है, इसलिए आपको इस शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस शो में बाजी नाम का एक कैरेक्टर है जिसके साथ मिडिल ऑफ द सीरीज में ऐसा कुछ तो होता है कि जिसको देख के आई गॉट इमोशनल, आंख से आंसू गिरने वाले थे कि मैंने कंट्रोल कर लिया। इस शो में कुछ बैडस कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि माइकी और ड्रैकन, एक जिसकी हाइट कम है लेकिन वो एक ही किक में बड़े बड़े बंदों को नॉकआउट कर सकता है, और दूसरा जिसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि बुर्ज खलीफा भी शर्मा जाए, और वो एक साथ 10-10 बंदे को उठा के फेंक सकता है। एक जो टोक्यो मांजे गैंग का लीडर है, और दूसरा जो टोक्यो मांजे गैंग का सेकंड लीडर है, वही टोक्यो मंजे गैंग जो कि हिनाटा के मर्डर में इन्वॉल्व थी। ये क्या बात करते
रहा है यार? इस शो में कुछ इविल कैरेक्टर्स भी है, जिनमें से एक है हमारा इस शो का मेन विलन टेटा किसाकी। सीरीज में वो काफी स्ट्रॉन्ग बंदों को मैनिपुलेट करता है, लेकिन योहान जितना नहीं। इस शो में चीफ्यू जैसे कुछ कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एक फील गुड का एक्सपीरियंस देंगे। इस शो का म्यूजिक टॉप नॉच है, जो कि आपको इस शो का डार्क एनवायरनमेंट और टेंशन फील करवाता है। इस शो में टाइम ट्रेवल के एस्पेक्ट को जिस तरह यूज किया है वो काफी अप्रिशिएटेबल है। इस एस्पेक्ट का यूज करके जो सस्पेंस और मिस्ट्री सीरीज में क्रिएट की है वो आपको पूरे सीरीज में इन्वेस्टेड रखेगी। शो के कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट इतनी अच्छी की गई है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो और सीरीज में उनके साथ जो कुछ भी होता है वो आप भी फील करने लगोगे। शो की एंडिंग आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से आप सीजन 2 के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। इस शो की सीजन 1 में सिर्फ 24 एपिसोड्स है, जो कि आपको बोर फील बिल्कुल नहीं करवाएंगे। इस शो की एंगेजिंग स्टोरी लाइन, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स, मेमोरेबल कैरेक्टर्स, इसका डार्क एनवायरनमेंट, टाइम ट्रेवल एस्पेक्ट और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इस शो को एक मस्ट वॉच बनाता है। इस शो का सीजन 2 कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, उस पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। उसको देखने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है।